हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। अपने आसपास जो है, जो भी है, बल्ब जल रहा है कि हवा चल रही है कि पवन चक्की चल रही है, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो इसी फिजिक्स के दौर में घर में जो अपने धारा बहती है, एसी धारा, इसका चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं बच्चों। अपना चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा है भाई? प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में जो अपन टॉपिक चल रहा था अपना, वो टॉपिक चल रहा है, अपन ने कहा था आर, एल और सी। तो अपन ने आर पढ़ लिया, सी के साथ पढ़ लिया, अब एल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? सी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सी के साथ अपने पे सी पे क्या करना है? एसी वोल्टता अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा तीसरा, केवल संधारित्र पर, और कुछ नहीं है अभी, केवल संधारित्र है। ठीक है, केवल संधारित्र मतलब सी पर एसी वोल्टता। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आप अच्छे बेहतरीन नोट्स पढ़ाएं। वैसे आपको पीडीएफ नोट्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके नोट्स भी आपको ऐप में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। क्लियर? मतलब आपके याद करने का तरीका क्या है कि पहले आप पूरा वीडियो देखें 40 से 50 मिनट का। क्लियर? साथ में इसके नोट्स भी होंगे, तो क्या होगा कि आप नोट्स से उसका रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। आपकी माइंड में रहेगा कि सर ने उस क्लास में ऐसे बताया था। तो पूरा वीडियो एग्जाम टाइम में न देख के आप सिर्फ इसके नोट्स देख के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और नोट्स सारे के सारे आपको ऐप में अवेलेबल मिलेंगे। और फिर मान के चलो ज़्यादा ही कोई टॉपिक भूल गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो की स्पीड जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके, मतलब आधे समय में वही सेम वीडियो आप जल्दी जल्दी देख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट्स बहुत काम की चीज़ होती है। तो केवल संधारित्र पर एसी वोल्टता, तो अपन ने बनाया प्यारे बच्चों एक संधारित्र, और इसके साथ एक बनाया अपन ने एसी वोल्टता। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, यह है धारिता सी, ये है ईएमएफ ई। क्लियर? और ईएमएफ ई बराबर कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप चित्र में भी बना दो। अब अपन कहेंगे कि प्रयुक्त एसी वोल्टता कितनी है? प्रयुक्त एसी वोल्टता जो है उसकी समीकरण कितनी है? E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब में यही समीकरण आई थी, अभी भी यही आएगी। अब क्या लगाएंगे पूरे समीकरण में? केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। केवीएल से क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया E बराबर Q बटा C, पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। ये होगी समीकरण नंबर 2। इसको पुनः लिखना ऊपर, तो आप वापस एक स्टेप पीछे जाके इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन याद आपको समीकरण 2 ही करनी है। क्लियर? बराबर 0। समीकरण 1 व 2 से क्लियर है। अब आपको क्या करना है? धारा निकालनी है। समीकरण 1 व 2 से पूरा लिखना चाहो तो लिख दो। 1 व 2 से क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो इस ई की जगह ये ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब इसको पुनः व्यवस्थित किया तो सी एप्सिलॉन नॉट, सी उधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी सी मल्टीप्लाई हो गया और इधर बच गया क्यू। तो ये क्यू की समीकरण आ गई, ये समीकरण 4 तक। तो आप प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे अपने को मिली समीकरण कितने तक? क्यू तक मिली। अब अपने को पता है कि हर बार अपन क्या कर रहे थे? ई और आई में कलांतर ज्ञात कर रहे थे। तो ई तो अपने को पता था, अब आई ज्ञात करने के लिए अपने पास क्यू है। क्यू से आई कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है कि आई बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है। तो इस समीकरण का अगर मैं अवकलन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या मैं करने वाला हूँ। या आप कह सकते हो, चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि आपको पता आई ही लेना है, तो आई बराबर डी क्यू बटा डी टी। क्लियर? ये होगी समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 से 5 में मान रखने पर, क्लियर? तो मान रखो भाई, तो आई है। क्लियर? डी बटा डी टी ऑफ क्यू की जगह मान रख दिया आपने सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब यहां से आपको पता है नियत क्या है, तो नियत बाहर आ जाएगा। सी और एप्सिलॉन नॉट नियत है, डी बटा डी टी अवकलन किसका होगा?
साइन ओमेगा टी का, सिर्फ साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा। तो आई बराबर सी एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, क्लियर। ये ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट है ईएमएफ के लिए, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखिएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई की जगह ई नॉट आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ईएमएफ है, क्लियर। तो सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में टी के गुणा में जो होता है ओमेगा, वो गुणा में आ जाता है, तो ये गुणा में आ जाएगा ओमेगा, क्लियर। ये अपने को यहाँ पे प्राप्त हुआ, दिख रहा है आपको। अब अपन पुनः इसको लिखेंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई बराबर, इसको तो अपन ने लिख दिया आई नॉट, और कॉस ओमेगा, इस पूरे को लिख दिया आई नॉट, ये आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर ये अधिकतम 1 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी अधिकतम धारा हो जाएगी, जिसे शिखर मान कहेंगे। तो इसको लिख दिया मैंने आई नॉट, और कॉस को लिख दिया मैंने साइन। आपको पता है कि वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका कारण भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 90 होता है, क्लियर। जहाँ आई नॉट कितना है, आई नॉट कितना है, सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बराबर ई नॉट, एप्सिलॉन बोल रहा हूँ मैं, इसका ध्यान रखना, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्लियर। धारा का शिखर मान है, धारा का कौन सा मान है, शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, क्लियर। तो ये धारा का शिखर मान है। यहाँ पुनः लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ 1 अपॉन, या आगे लिख दूँ, इसको ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। शिखर मान है, ठीक है। अब देखिए, तो 1 अपॉन शिखर मान है, यहाँ 1 अपॉन ओमेगा सी की विमा प्रतिरोध के समान है या प्रतिरोध के बराबर है, जिसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। जैसे प्रेरक तत्व में हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, जैसे प्रेरक तत्व में हमने प्रेरकीय प्रतिघात बोला था, तो यहाँ धारिता वाले में अपन क्या बोलेंगे, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी, क्लियर, 2 पाई एफ सी, क्लियर भाई यहाँ तक। तो अब समीकरण के नंबर डालना शुरू करें अपन, तो 4 हो गई थी, 4 के बाद 5, 5 के बाद ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9। तो 9 समीकरण हो गए। अब तुलना किसकी करेंगे, एक तो फर्स्ट की और एक करेंगे 9th की, क्लियर, फर्स्ट की और 9 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 9 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 9 से क्या है, स्पष्ट है कि विभव धारा से, या स्पष्ट है कि एक को आगे बोल दो एक को पीछे बोल दो, तो अपन कहते हैं कि धारा विभव से π/2 आगे रहती है, और दोनों में कलांतर
फाइव बराबर 90 डिग्री है। फाइव बराबर कितना है, दोनों में कलांतर कितना है भाई, फाइव बराबर 90 डिग्री या पाई बाई 2 है। यहाँ तक प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, इसका अपन बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, अब देखिए आपको पता है साइन का ग्राफ तो हमेशा से ऐसे ही चल रहा था, ई का ग्राफ तो हमेशा से ऐसे ही चल रहा था, और ये प्लस का ई नॉट और ये माइनस का ई नॉट, और ये यहाँ तक जब आ रहा था तो ये ई की समीकरण थी। क्लियर, फेजर आरेख के लिए, और ये कोण कितना था, ओमेगा टी मान लो। अब बात करते हैं रेड कलर से, दूसरा ये ई का हो गया। धारा की समीकरण बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में पुनः देखिए तो अपने को जो ये समीकरण मिली थी वो क्या मिली थी, वापस अगर देखना चाहे तो देखिए एक बार से, अपने को मिली थी आई नॉट, ये तो आई नॉट हो गया, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। किसका, ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ चाहिए अपने को। किसका चाहिए, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ चाहिए। क्लियर। और इसके पीछे आप रीजन देना चाहो तो रीजन भी दे सकते हो पहले, क्योंकि कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो पुनः देखें, कॉस का ग्राफ बनेगा धारा के लिए कॉस का ग्राफ बनेगा, तो ध्यान से देखिए कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस एक से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आयाम थोड़ा सा कम रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, दूसरा बिंदु यहाँ आएगा, तीसरा बिंदु जब ये 0 है तब यहाँ आएगा, चौथा बिंदु फिर से यहाँ आएगा, और पांचवा बिंदु जब ये 0 है तो लगभग कुछ यहाँ आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लगभग। क्लियर, इस तरह से। ठीक है, जब ये अधिकतम हो जाएगा तो फिर से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसका अगर आयाम देखना है तो अपने को पता है कि दोनों में कितना है, प्लस 90 डिग्री का फर्क आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अब ई और आई में कितना, 90 डिग्री का फर्क कर देंगे, 90 डिग्री। क्लियर, ये किसकी समीकरण है, आई की। क्लियर, आई के लिए ये हो गया आई नॉट और ये हो गया माइनस का आई नॉट। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ग्राफ थ्योरी बहुत काम की है। मैंने पहले जैसे ई का ग्राफ बनाया, हर बार ईएमएफ का जो ग्राफ बना रहा था वही बनाया, काले कलर से आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने धारा का ग्राफ बनाया। धारा की समीकरण में कॉस ओमेगा टी आ रहा था, तो कॉस आपको पता है, कॉस का ग्राफ ये होता है, 0 पर 1 होता है, इसे यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा आयाम कम लिया है मैंने। ठीक है, और इसके पैरेलल जाके मुझे पता है 90 डिग्री का फर्क है। तो अब ये घूमेगा ऐसे, जब ये ऐसे घूमेगा तो आप देखो हमेशा जब ई और आई घूमेंगे तो आई हमेशा क्या चलेगा, आगे चलेगा। आई क्या चलेगा, आगे। तो इसलिए कहते हैं कि धारा इसमें समीकरण में क्या होती है, हमेशा पाई बाई 2 कोण आगे रहती है। क्लियर बात है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। देखो मजा आ जाना चाहिए टॉपिक में, थोड़ा सा कठिन है, बायोलॉजी वालों के लिए ग्राफ थ्योरी भी इंक्लूडेड है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक बार पूरा एक साथ लाने की कोशिश करें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट ठीक है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हुआ समाप्त। केवल संधारित्र पर एसी वोल्टता। अब बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देख लो भाई इस पूरे डेरिवेशन को। इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए मैं बता दूं आपको कि प्रथम इसमें देखो, पहले देखो ध्यान से, इसके पोर्शन कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, इसी ग्राफ के क्या कर सकते हैं, पोर्शन कर सकते हैं। पोर्शन करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं इधर वापस एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक ग्राफ तो ऐसे है, ठीक है, बैक कर देता हूँ, काले से बनाते हैं। काले वाला ग्राफ देखना, काले वाला तो ईएमएफ का है, ऐसे है, और धारा वाला ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है,
थोड़ा धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ये तो वैसे ऊपर निकल जाएगा, और ये यहाँ से जब ऊपर होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके क्या करते हैं, पोर्शन करते हैं, अलग कलर से करता हूँ, इसके 4 पार्ट करता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक साइकिल पूरा हुआ फोर्थ। ये 4 साइकिल मैंने इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, ये 0, ये पूरा साइकिल है, तो यहाँ तक t, यहाँ तक हुआ t/2, यहाँ हुआ 3t/4, यहाँ हुआ t/4। तो देखिए प्रथम चौथाई चक्र में क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ओवरऑल ऊर्जा कैसी आएगी या शक्ति कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसी आएगी, शक्ति पॉजिटिव, शक्ति व्यय पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, शक्ति क्या आएगी, पॉजिटिव, इसका मतलब शक्ति व्यय क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगले चौथाई चक्र में क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, VI होता है, दोनों का गुणनफल होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव गुणा होंगे, तो ओवरऑल आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होगी, जब पॉजिटिव होगा तो कैपेसिटर की होगी चार्जिंग, क्या होगी, चार्जिंग, और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगी, डिस्चार्जिंग। ये आपको ध्यान रखना है बस, क्लियर। फिर जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो फिर से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस बार कैपेसिटर की विपरीत दिशा में चार्जिंग होगी, विपरीत प्लेट पर चार्जिंग, पॉजिटिव, विपरीत प्लेट पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, चार्जिंग हुई फिर से, और दोनों प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक चक्र में फिर वापस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर से अगर बनाए तो देखें तो दोनों पॉजिटिव, तो फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये एक साइकिल है। एक साइकिल में पहले क्या होगा, कैपेसिटर की एक प्लेट चार्ज होगी, मान के चलो मैं कह देता हूँ ए प्लेट और बी प्लेट, तो पहले कैपेसिटर की ए प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। फिर वही प्लेट अगले आधे चौथाई चक्र में क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, क्योंकि एसी धारा आ रही है, ऑल्टरनेट है, ध्यान रखना। फिर अगले चौथाई में, मतलब 3/4 वाला टाइम जो है, अगले चौथाई में क्या होगा कि विपरीत दिशा वाली प्लेट चार्ज होगी, ये वाली, पहले ये पॉजिटिव होगी, फिर ये गायब हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी, डिस्चार्ज होगी, फिर ये पॉजिटिव होगी और फिर ये भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है कैपेसिटर की इसके अंदर, क्लियर। इसलिए ऊर्जा का ये क्या करता है, शक्ति का या ऊर्जा का व्यय नहीं करते हैं, व्यय नहीं होता है, व्यय नहीं करते हैं कौन, कैपेसिटर। और ऐसा कैसा कौन करता है, प्रेरकत्व। कौन व्यय नहीं करते हैं, L व C। कौन, L व C शक्ति का व्यय नहीं करते हैं, औसत शक्ति का व्यय नहीं करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले पार्ट पे। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों के कुछ ग्राफ मैं बताता हूँ आवृत्ति के साथ, आवृत्ति के साथ ग्राफ। पहला R प्रतिरोध के लिए, यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता, क्लियर। दूसरा कैपेसिटर या प्रेरकत्व, तो ये होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल को लिख सकता हूँ 2πfL, हाँ XL, इसको करते हैं XL, ठीक है। तीसरा XC, ये होता है 1/ωc, और 1/ωc होता है 2πf, ओमेगा होता है, और ये हो गया C। तो अब मेरे को ग्राफ बनाने हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 3 ग्राफ बनाने हैं। तीनों ग्राफ जल्दी जल्दी बना देते हैं। एक, थोड़े टेढ़े हो सकते हैं भाई, क्लियर, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीनों ग्राफ हो गए। कैसा बनेगा ग्राफ, देखो ये प्रतिरोध है और ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखा। ये प्रेरकत्व है और फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में ग्राफ आपको पता है समानुपाती है, तो ऐसा बनेगा। ये एक्सेल बढ़े, एक्सेल बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, तो एक्सेल और एफ में ग्राफ कैसा है, समानुपाती। तीसरा है एक्सी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ सदैव इस तरह से बनता है, क्लियर। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ सदैव इस तरह से बनता है। तो तीनों की डिपेंडेंसी मैंने फ्रीक्वेंसी पर बता दी अलग से ग्राफ में, ठीक है। और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी मैंने आपको बता दी। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताएं। इस
चैप्टर के न्यूमेरिकल बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले थ्योरी आप कवर करो और चैप्टर के लास्ट में सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सिलेबस में क्या है अगर पूछें तो इसके बाद सिलेबस में है LCR। वैसे अलग से मैं बता दूं आपको, इसके बाद सिलेबस में क्या है, 3 टॉपिक है, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक क्या क्या है सुनिएगा। टॉपिक क्या है, पहला है RL परिपथ, क्लियर, सुनिएगा। दूसरा है RC परिपथ, ठीक है, पहला है RL और दूसरा है RC, और तीसरा है RLC परिपथ। तो देखिए तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी बच्चों अपने को पता चल गई। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन सीधा का सीधा RLC पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, RLC पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, आपने एक के साथ एक फ्री का ऑफर देखा होगा, यहाँ पे क्या है, एक के साथ 2 फ्री, क्लियर। एक के साथ कितने फ्री है, एक के साथ 2 फ्री है। 2 कैसे फ्री है कि अपन RLC परिपथ कर लेंगे और उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा, उससे आप RL और RC बना सकते हो। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान से देखना, लेकिन RLC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो RLC जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये RLC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेणी RLC, श्रेणी, वैसे ये श्रेणी होता है, ठीक है। तो श्रेणी RLC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हम श्रेणी RLC पे फोकस करेंगे, इसको पूरा करेंगे, ठीक है, और इसी में ही कुछ परिवर्तन करके RL और RC निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये टॉपिक अपन करेंगे नहीं, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला टॉपिक अपना हेडिंग डालिए, श्रेणी RLC परिपथ। हेडिंग डालिए भाई, श्रेणी RLC परिपथ या LCR श्रेणी परिपथ। तो इस तरह का सर्किट है, सुनिएगा। श्रेणी RLC में क्या है, R लगा हुआ है, R लगा हुआ है, L लगा हुआ है और C लगा हुआ है। R लगा हुआ है, L लगा हुआ है और C लगा हुआ है, क्लियर। और ये है AC। तो AC सर्किट में इस तरह का ये AC का चिन्ह बना देते हैं, ये मेस प्रिंट होगा ऐसे, क्लियर। तो ऐसा अपन ने प्रिंट बन दिया। तो RLC इस तरह से लगे होंगे। तो RLC सर्किट अपने को पढ़ना है, क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं RLC। तो RLC सर्किट जब अपन ने पढ़ लिया तो अपन इसको एक बार पुनः देखें क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, या अगला इसका एक चित्र वापस ही बना के चलेंगे ताकि अपना पूरा परफेक्ट डेरिवेशन हो जाएगा। तो अब अपन पढ़ेंगे वेरी रेस्ट टू पावर इन्फिनिट इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी की पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे मैं बता दूं आपको, LCR श्रेणी परिपथ, क्लियर। LCR श्रेणी परिपथ, क्लियर भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके 2 विधियां हैं, इसकी 2 विधियां हैं। एक है फेजर आरेख विधि, एक है फेजर आरेख विधि, दूसरी है गणितीय विधि या विश्लेषणात्मक विधि, दूसरी है विश्लेषणात्मक, दूसरी है विश्लेषणात्मक विधि। तो फेजर आरेख विधि और दूसरी है विश्लेषणात्मक विधि, ये 2 विधियां हैं। पहली विधि है आसान और इम्पोर्टेंट, ये जो है आसान है और जनरली यही आती है पेपर में, इम्पोर्टेंट भी है। ये जो डेरिवेशन है थोड़ी सी है कठिन, क्लियर। तो दोनों ध्यान रखना। अगर सीधा आए श्रेणी LCR, कोई विधि नहीं पूछे तो आपको फेजर आरेख विधि ही करनी है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट वही करनी है। स्पेशल केस में आ जाए कि विश्लेषणात्मक विधि से LCR श्रेणी परिपथ को समझाएं तो फिर आपको ये विधि करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है, क्लियर। क्लियर भाई। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप EMF की जगह E भी लिख सकते हो और V भी लिख सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप ई भी लिख सकते हो और वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात होती है इस पार्ट में। तो चलो भाई शुरू करते हैं, बढ़िया सा एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं। पेंटर तो नहीं हूँ बट फिर भी 1 2 3 ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया C। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, ये ई में ई बराबर कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा यही चल रहा है, इसमें आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। इधर से धारा आई इस पे गई, आई इस पे गई, आई इस पे गई, तो धारा आई तीनों में यही गई। अब आती है विभव की बात, सुनिएगा, इस पे विभव पतन वी आर है जो आई की दिशा में, क्योंकि देखो पहली चीज सुनिए, श्रेणी क्रम में है तीनों, पहली चीज। श्रेणी क्रम में तीनों है प्यारे बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो धारा समान है और धारा की दिशा भी यही है, तो तीनों की दिशा आई 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 मैंने इस तरह से बना ली। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आगे देखिए कि इस पे विभव पतन वी आर है, तो मैंने क्या किया, इसी पे ही वी आर कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है आई और वी आर में कलांतर फाई बराबर 0 है। क्या है, फाई बराबर 0 है, तो दोनों समान कला में है। अब मुझे ये पता है कि सी में जो है आई आगे रहता है, अभी अपन ने लेटेस्ट टॉपिक देखा, तो अपन इसको कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे बना लूँ इसको वी सी। क्या बना लूँ, वी सी, मतलब जब ये ऐसे घूमेगा तो आई आई आगे चलता जाएगा, सी पीछे चलता जाएगा। आई आगे होता है इसका मतलब यही है ना, और कितना आगे होता है, 90 डिग्री। तो अब आते हैं इस पे, तो इसकी बात करें, आई इधर है, तो इसमें क्या होता है कि विभव आगे होता है, तो मैं इसको इधर बना देता हूँ और ये हो जाएगा वी एल। कितना हो जाएगा, वी एल। क्लियर। अब भी दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझिए, चित्र को समझिए भाई गौर से। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए भाई। ध्यान से देखिए, चित्र को समझिए, जो पहले अपन ने किया उसी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए। अब इधर देखिए, सुनिएगा, इससे पुनः एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देख लो। थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, ध्यान से देखिएगा भाई प्यारे बच्चों। अभी भी लाइन टेढ़ी लग रही है क्या, थोड़ी बहुत लग रही है तो बताओ भाई। ये टेढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब लगभग लगभग सीधी है, चलो, क्योंकि नज़दीक से पता नहीं चलता इसीलिए। चलो, ये हो गया ग्राफ। अपने को क्या बनाना है, अब ये फेजर आरेख बनाना है। इसका क्या बनाना है, फेजर आरेख। ध्यान से कोशिश करिएगा, समझिएगा, फेजर आरेख बनाना है, ठीक है। तो इसी चित्र के आधार पे मैंने फेजर आरेख बनाया। तो सबसे पहले मैं धारा के बना दूँ, धारा जो है, धारा आई, क्लियर, धारा आई इसी दिशा में, तो धारा आई का समीकरण बना दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इधर देखिए विभव वी आर इधर है, चलो ठीक है, वी सी नीचे है, चलो ठीक है, और वी एल ऊपर है, ये भी ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं है। वी एल जैसे चित्र में दिखाया हुआ वैसे मैंने बना दिए प्यारे बच्चों, दिख रहा है आपको? समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी एल वी सी और वी आर तीनों मैंने बना दिए भाई। क्लियर, जैसा चित्र में बनाया मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस पर एडजस्ट कर दिया। अब आप देखिए ये एक सदिश है और उल्टे में एक सदिश है, तो आपको पता है कि विपरीत दिशा में सदिश क्या होते हैं, घटते हैं। तो ये वी सी मैं इसमें से घटा दूं तो इतनी हाइट कम होके बची हुई हाइट जो है ये हो जाएगी। वी एल ज़्यादा है निश्चित रूप से, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है यहाँ पे, तो वी एल ज़्यादा है वी सी से, तो ऐसे हो गया। अब ये दो सदिश हो गए, क्लियर, वी एल माइनस वी सी और वी आर। अब देखिए आपको पता है सदिश का त्रिभुज नियम, कौन सा? सदिश का कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम आपको याद होगा, तो इसको मैं एज इट इज इसकी हेड पे इसकी पूंछ टिका दी। आपको पता है हेड पे क्या किया, पूंछ टिका दी, तो एज इट इज आ गया, और ये आ गया वी एल माइनस वी सी, और इसको मैंने निश्चित रूप से ऐसे जोड़ दिया। क्लियर, और ये आ गया परिणामी विभव। ये क्या आ गया? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव को यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करके अपन यहाँ पे ईएमएफ को ई नहीं लेके वी नॉट ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वी नॉट ले लेते हैं क्योंकि समीकरण इसी की है, तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी ले लिया। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ई ले लो वी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया फाई। ठीक है, अब आपको पता है इस डायग्राम में क्या लग रहा है, ओ ये ए हो गया और ये बी हो गया, ट्राइंगल ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। क्लियर, तो सारा आप चित्र को एक्सप्लेन कर देना, सीधा लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में किससे भाई? पाइथागोरस अंकल की प्रमेय से। किसकी? पाइथागोरस। बड़े काम के हैं भाई अंकल पाइथागोरस, बड़े काम की चीज़ दी है, तुरंत अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस अंकल को अपन ने क्या किया? याद। अब पाइथागोरस अंकल को याद किया तो अपने को पता है कि प्रमेय क्या होती है उनकी? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का क्या हुआ? अंडरूट। तो यहाँ से देखो कर्ण क्या है? ओ बी, तो यहाँ पे हुआ ओ बी, और यहाँ कितना हुआ? लंब, लंब ये हुआ, लंब कितना हुआ? ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। वैसे सीधा सीधा मान भी दिख रहा है, लेकिन अपन तरीके से थोड़ा स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे। अब बताओ ओ बी कितना है? वी। ठीक है, क्लियर। और ए बी कितना है? ए बी कितना है? वी एल माइनस वी सी। और ओ ए कितना है? वी आर। रखने पर आप स्टेप को आप चाहो तो 5 स्टेप में भी ख़त्म कर सकते हो, आप चाहो तो 20-30 स्टेप भी ले जा सकते हो, हर एक चीज़ को खोलना है बस। तो यहाँ पे आगे आपका v बराबर ये हो गया वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका वी आर का स्क्वायर। तो इसको पुनः अपन ने लिखा, और ये क्या हो गया ऊपर से अंडरूट। क्लियर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या v बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर का अंडरूट। तो ये समीकरण आ गई भाई, आंसर आ गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो अगर विभव निकालना है तो ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर आ गया भाई आपका। क्लियर, यहाँ तक। इससे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा कैसा न्यूमेरिकल आता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसे सवाल में क्या होता है, सुनिएगा। मैंने कहा अगर इस पे 3 वोल्ट का ड्रॉप होता है, सुनिएगा क्वेश्चन मैं साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है और यहाँ पे 16 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि इसका कुल विभव जो है
3 प्लस 20 प्लस 16 अर्थात 39 वोल्ट है। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर 39 वोल्ट है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर। सवाल आएगा कि प्रतिरोध पर 3 वोल्ट का पतन होता है, प्रेरकत्व पे 20 वोल्ट का पतन होता है, कैपेसिटर पर 16 वोल्ट का पतन होता है, तो कुल दिया गया विभव कितना है। तो अपन क्या लगाएंगे, तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। तो इसका सर आंसर कैसे आएगा, तो इसका आंसर देखने के लिए यहाँ पे देखिए साइड में, मैं यहीं पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आएगा V बराबर, वी आर कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर प्लस VL और VC का अंतर, VL और VC का 20 माइनस 16 कितना 4, 4 का स्क्वायर का अंडरूट, तो ये हो जाएगा अंडरूट 25 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर। तो इस तरह से आंसर, इसका रिजल्ट कितना है 5 वोल्ट है, इसका रिजल्ट कितना है 5 वोल्ट है। क्लियर भाई। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको ये जो शक्तिमान फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, शक्तिमान फॉर्मूला है। क्लियर। इसको आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। क्लियर बात है यहाँ तक आया तो फिर आगे बढ़ते, चित्र देख लो, बस यहाँ तक समझ में आ गया तो बिल्कुल आगे आसान है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसी समीकरण में अगले स्टेप में लिखते हैं, समीकरण में वी आर बराबर आई आर, वी एल बराबर आई एक्सएल तथा वी सी बराबर आई एक्स सी रखने पर, तो भाई रखो भाई समीकरण में। तो समीकरण में अपने रखा v बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर, वी एल था ना, तो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर भाई। वी एल और वी सी, वी एल माइनस वी सी था तो ये माइनस ये कर दिया। v बराबर अब क्या करें, पुनः i का स्क्वायर आया बाहर, आर स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो i कॉमन लिया, उसका स्क्वायर बाहर आया तो क्या आएगा यहाँ से बाहर, i का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ से पुनः i स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर कर लिया क्या अंडर रूट। अब आपको दिख रहा है बड़े प्यार से आई तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब देखिए v बट्टा आई बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, बस करते जाओ। जेड यहाँ v बट्टा आई कुल विभव बट्टा कुल धारा कितनी है वो आपको पता है, बराबर जेड परिपथ का कुल प्रतिघात, परिपथ का क्या है, कुल प्रतिघात है या परिपथ का प्रतिघात, रखने पर। तो यहाँ पे अपना आया, इधर लिख देता हूँ, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ जेड को प्रतिघात कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिघात तो दो हो गए, प्रेरकीय और धारितीय, प्रतिबाधा कहते हैं। क्लियर भाई। समीकरण नंबर डाल देना जैसे आपके अब क्या है, अब प्रतिबाधा आरेख से, प्रतिबाधा आरेख बनाने पर
तो जैसे वोल्टेज का आरेख था वैसे ही अपन क्या करेंगे, प्रतिबाधा का आरेख बनाएंगे इनसे। ये वापस वही है, कण है, आधार है और लंब है। तो पुनः इन्हीं से डायग्राम बनाने पर या इस बार डायग्राम थोड़ा सा ऐसा नहीं, सीधा त्रिभुज बना देते, खत्म करते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण और ये हो गया कोण फाई। ऐसे ऐसे उस चित्र में क्या था, सेम टू सेम, यहाँ पे था वी आर, यहाँ पे था वी एल माइनस वी सी और यहाँ पे था विभव वी। सेम टू सेम डायग्राम, वहाँ पे विभव का डायग्राम फेजर आरेख हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या बोला, प्रतिबाधा आरेख। क्लियर। तो यहाँ पे एक इस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, आप इस फॉर्मूले का अवश्य ध्यान रखें। और इसका एक और फॉर्मूला है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे उपयोग बताता हूँ जरूर। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एल और एक्सी को लिख सकता हूँ 1/ओमेगा सी का स्क्वायर का अंडर। ये भी लिख सकता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ओमेगा में मान दिए हुए रहते हैं, इसमें मान दिए हुए रहे तो ये तो है आसान, और ये जो है थोड़ा सा आपके लिए पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना इसका कठिन, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ओमेगा में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हो गया। अब बात करें दिशा की, दिशा की तो दिशा आपको पता है क्या होती है, tan फाई। tan फाई क्या होता है, लंब बट्टा आधार, और लंब कितना है इसका, लंब या तो कर दो वी एल माइनस वी सी बट्टा आधार कितना है वी आर, या दूसरे पॉइंट में देखें तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टा आर, दोनों ही है, दो चित्र बनेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी बट्टा वी आर, और इधर वाले से देखें तो फाई बराबर आपको पता है tan उधर चला जाता है, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टा आर। कोई भी मान दिया हो, एक्स एल एक्स सी और आर दिया हुआ है तो उस विधि से निकालेंगे, वी एल वी सी और वी आर दिया हुआ हो तो इस विधि से निकालेंगे दिशा। क्लियर भाई, ये फाई का मान अपन ने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर। फाई है जो अपने को बताएगा कि परिपथ किस प्रकार का है, किस नेचर का है, वो भी अपन आगे देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ी सी इस चित्र पे चर्चा करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक ब्लॉक में चर्चा करता हूँ नोट करके। शक्ति गुणांक की, किसकी भाई, शक्ति गुणांक जो होता है, शक्ति गुणांक यहाँ पे होता है कॉस फाई। कितना होता है, कॉस फाई। और कॉस फाई चित्र में आपको पता है क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और आधार कितना है आर और कर्ण कितना है जेड, या आप ये भी कर सकते हो वी आर बट्टा टोटल वी। तो शक्ति गुणांक आर बट्टा जेड निकालना भी आना चाहिए। इस पे आते हैं न्यूमेरिकल। शक्ति गुणांक आर दिया हुआ है और जेड आपको इस विधि से निकालना है, दोनों का बट्टा करेंगे तो कॉस फाई शक्ति गुणांक आ जाएगा। शक्ति गुणांक होता क्या एक्चुअली, आगे जब अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे पावर का फॉर्मूले में वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई एक नया पद आ जाएगा जो शक्ति के सूत्र में आ जाता है। इसलिए इस गुणांक को कहते हैं शक्ति का गुणांक, क्योंकि शक्ति वाले सूत्र में ये गुणा में आ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, शक्ति गुणांक। तो किसी एलसीआर परिपथ में अप्लाई किए गए या उत्पन्न या जो लगाया गया प्रतिरोध है उसका मान तथा उस परिपथ की कुल प्रतिबाधा का अनुपात जो है क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है, इन दोनों का अनुपात। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपना समाप्त हुआ। आगे और अभी लंबा है, यहाँ तक एक बार आप नजर मार के देखिए कि क्या किया है अपन ने। फिर अपने को तीनों केसेस देखने हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन है। अगर VL ज़्यादा है VC से तो क्या होगा, यदि VC ज़्यादा है VL से तो क्या होगा, और यदि दोनों बराबर है तो क्या होगा। तो ये तीनों केसेस अपने को आगे देखने हैं। यहाँ तक आप समझने की एक बार कोशिश जरूर करिए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि प्रतिबाधा R XL XC पर निर्भर करती है और फाई भी XL XC R पर निर्भर करता है। चलिए अब अपन चलते हैं विशेष स्थितियों की ओर। तो अपन टॉपिक डालेंगे विशेष
स्थितियां, विशेष स्थितियां की बात करें पहला, यदि VL इज ग्रेटर देन, लिखे यदि पहला केस, यदि VL इज ग्रेटर देन VC हो या XL इज ग्रेटर देन XC हो तो पहला केस। दूसरा, यदि VL इज लेस देन VC हो या XL इज लेस देन XC हो तो क्या होगा। और तीसरा, यदि दोनों ही VL बराबर VC हो या XL बराबर XC हो तो क्या होगा। तो ये तीनों केस मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तीनों केस में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट समझाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे। क्लियर बात। तो देखो, अगर तीनों केस को अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपने को पता है फाई का मान तो क्या है, तो अपने को पता है, देखिए ध्यान से, वो मैं आगे आपको डिटेल में, जेड का सूत्र आपको पता है, उससे कोई मतलब नहीं है, जेड बराबर सीधा लिख दो XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडरूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC बट्टा R, इसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखिए, तो अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो इस चीज़ से देखिए, अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो क्या होगा, ये tan इनवर्स पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो ये ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो फाई बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है फाई क्या होगा, फाई जो होगा वो भी क्या आएगा, tan इनवर्स पॉजिटिव, या अपन ऐसा बोले, इसको अपन थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें तो ये क्या आएगा, ये मान जो आएगा पॉजिटिव, इससे फाई का मान भी क्या आएगा भाई, फाई का मान भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि फाई जो है 0 से 90 के बीच आएगा भाई। क्लियर। फाई जो है 0 से 90 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है tan जो है, tan फलन जो है ये प्रोग्रेसिव फलन होता है। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हिंदी में बताता हूँ, इसको कहते हैं वर्धमान फलन। वर्धमान फलन का मतलब क्या होता है कि tan 0 पर 0 होता है, जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे tan का मान भी बढ़ता है, और tan 90 डिग्री पे बच्चों अनंत होता है, तो ये दोनों साथ के साथ बढ़ते हैं, इसलिए क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर। दूसरे केस में देखिए, सेम टू सेम चलते हैं, तो अगर ये ऐसा है XL इज लेस देन XC है तो क्या होगा, फाई जो है वो आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो फाई भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, फाई नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, फाई नेगेटिव का मतलब है कि फाई का मान -90 से 0 के बीच होगा। किसका होगा, -90 से 0 के बीच में, मतलब नीचे की तरफ होगा। ग्राफ में कहाँ होगा, नीचे की तरफ, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और यदि दोनों ही बराबर हो गए तो फाई बराबर tan इनवर्स 0 होगा, जो कि फाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो जब XL ज़्यादा हो, इसका प्रभाव ज़्यादा हो, तो इसको कहेंगे प्रेरकीय परिपथ। क्या कहेंगे भाई, प्रेरक का प्रभाव ज़्यादा है तो इसको कहते हैं, इस परिपथ को कहेंगे प्रेरकीय परिपथ। इसमें धारिता का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे धारितीय परिपथ। क्लियर। और जब दोनों बराबर है तो इसको कहेंगे अनुनादी परिपथ। क्या कहेंगे भाई, अनुनादी परिपथ। तीनों परिपथ के नाम मैंने आपको बता दिए। तो अगर दोनों ही बराबर है तो इसको कहेंगे अनुनादी परिपथ। अब ध्यान से देखिए होगा क्या, देखो अभी अपन ने देखा था VL ऊपर है, तो VL अगर ज़्यादा प्रभावी होगा तो त्रिभुज ऊपर बनेगा, तो फाई कैसा आएगा, फाई पॉजिटिव आएगा, या फाई कहते हैं ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर। फाई क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन यदि VC ज़्यादा हो गया, VC का प्रभाव ज़्यादा हो गया, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, ग्राफ बनेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर बनेगा, तो फाई क्या आएगा इस बार, लेस देन 0। फाई क्या आएगा, लेस देन 0, या फाई क्या आएगा, नेगेटिव। फाई क्या आएगा, नेगेटिव या लेस देन 0 आएगा। क्लियर दिख रहा है। अगर प्रेरकत्व का प्रभाव ज़्यादा हुआ,
एल का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो ग्राफ ऊपर बनेगा, सी का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो ग्राफ नीचे बनेगा। सारी गणना तो जीरो से ही करेंगे। एल का प्रभाव ज़्यादा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और पूरा एल ही है, सी नहीं है, तो 90 पे बनेगा। एल और सी का प्रभाव है तो क्या होगा, सी जितना होगा एल के प्रभाव को उतना कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा। क्लियर। और यदि सी का प्रभाव ज़्यादा है तो ग्राफ बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, नीचे। मान के चलो ये देखो एल प्रभावी है परिपथ में ऐसे। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सी थोड़ा बढ़ा तो ये आया, सी और बढ़ा ऐसे आया, सी बराबर हो गए तो ये जीरो पे आ गया, जो तीसरा केस है, और सी और बढ़ गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब जो त्रिभुज बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको ये तीनों केस बताए हैं और महत्वपूर्ण क्लास थी आज की। आज का सब जो टॉपिक है ये अक्सर पेपर में आता ही और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस वीडियो को 2 3 4 बार, जितनी बार देख सकते हो देखना, पक्का बोर्ड परीक्षा में आपको ये सवाल जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।